झारखंड की लौ नगरी जमशेदपुर का होनहार छात्र लक्ष्य मिश्रा, जो अपने भविष्य को संवारने, अपने सपनों को उड़ान देने के लिए बेंगलुरु के यलहंका स्थित जो माहे मणिपाल इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर पढ़ने गया था। पिछले 2 सालों से वो यलहंका के माहे मणिपाल इंजीनियरिंग कॉलेज में रह कर के पढ़ाई कर रहा था। लेकिन अचानक 7 अप्रैल की अहले सुबह जो अंजनी कुमार मिश्रा हैं, जो कि लक्ष्य मिश्रा के पिता हैं, इनके फ़ोन पर फ़ोन आता है कि आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद अंजनी मिश्रा बेंगलुरु पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके जब अपने बेटे के शव को देखते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं आशंका होती है। उनको पूरी परिस्थिति जो है वो संदिग्ध लगती है और इसके बाद वे हॉस्टल पहुंचते हैं। और इसके बाद से अब जो है 3 महीने का समय बीत गया है और वे लगातार जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इसको लेकर के बेंगलुरु की सरकार से लेकर के तमाम विधायक और सांसदों के पास उन्होंने पत्र लिख करके पूरे मामले से अवगत कराया है। थाने में हत्या की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करने को लेकर के मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी इनकी फरियाद जो है वो नहीं सुनी जा रही है। अंततः इन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा और जिसके बाद राष्ट्रपति सचिवालय ने मामले पर संज्ञान लेते हुए संबंधित प्राधिकार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता को पूरे मामले से अवगत कराने को भी कहा है। हम सीधे अंजनी कुमार मिश्रा से जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या कुछ घटना हुई थी। सर 6 तारीख को मध्य रात्रि में 7 तारीख को सवेरे मेरे पास फ़ोन आया कि आपका बच्चा हॉस्टल से नीचे गिर गया है। उसके बाद मैं यहाँ से रांची गया, रांची से मैं फ़्लाइट पकड़ करके बेंगलोर गया। बेंगलोर से पता चला कि मेरे बच्चे को रखा गया है मणिपाल की हॉस्पिटल में ही। मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ मुझे ले जाया गया मार्चरी में। वहाँ मार्चरी में मैं अपने बच्चे को देखा। बच्चे को देखने से कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि वो 9th फ्लोर से गिरा हुआ बॉडी है। क्यों ऐसा आपको लग रहा था बॉडी को देख करके कि 9th फ्लोर से गिरा हुआ बॉडी नहीं है? ना कहीं उसका चेहरा में कहीं क्रैक था, कहीं कटा फटा का निशान था। उसके पूरे दांत सुरक्षित थे, कहीं से भी खून नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि 9th फ्लोर से गिरने के बाद उसका चेहरा कहीं ना कहीं फटेगा, कहीं दांत टूटेगा। चेहरा देखने से कहीं भी नहीं लग रहा था, ना उसके पैर देखने से लग रहा था, ना उसके हाथ देखने से लग रहा था। सारी चीज़ें सुरक्षित थी। इसके कारण मुझे शक हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे को ये 9th फ्लोर से ये गिरा हुआ बॉडी नहीं है। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं वहाँ इच्छा जाहिर किया, क्योंकि वहाँ सारे जो है टीम जो है कॉलेज की जो टीम है वो घेरी हुई थी और वो बच्चे को सुसाइड दिखाने के लिए प्लान वे में उसका कि उसके नंबर कम थे या वो अटेंडेंस उसका कम था, वो पूरी टीमें लगी हुई थी। मैंने वहाँ कहा कि नहीं, मेरा बच्चा की बॉडी देखने से मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा बच्चा 9th फ्लोर से गिरा है। मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं कॉलेज हॉस्टल में जाऊँगा। मैं कॉलेज हॉस्टल गया, वहाँ सीधे उसके कमरे में गया। कमरे का सामान बहुत बिखरी हुई थी। मैं उसका खिड़की देखा, खिड़की की साइज़ वगैरह देखने से मुझे लगा कि नहीं, बच्चा इसमें से घुस नहीं सकता है, प्रथम दृष्टया मुझे लगा। उसके बाद मैं देखा कि मैंने कहा कि कहाँ बच्चा गिरा था। वहाँ गया तो वहाँ घेरा हुआ था, एक थोड़ा सा खून वहाँ था। 9th फ्लोर से गिरने के बाद जो है बॉडी फट जाएगी, अधिकाधिक मात्रा में खून होगा। लेकिन ना मुझे खिड़की देखने से लगा कि बच्चा घुस सकता है, ना उसकी बॉडी देखने से लगा कि वो 9th फ्लोर से गिरा हुआ बॉडी है। ये अब जब मैं खून देखा, मैं 100% श्योर हो गया ये 9th फ्लोर से गिरा हुआ बॉडी नहीं है। अब उसका खून था कि नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि बॉडी देख करके बॉडी पर कहीं भी कटने या फिर किसी तरह के चोट के कोई निशान नहीं थे, फिर खून कहाँ से निकला? सर ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब वहाँ बॉडी गिरा मैं वहाँ था नहीं, मैं जमशेदपुर में था। फिर हॉस्पिटल लेकर के गए, वहाँ भी मैं नहीं था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैं अपने बच्चे को देखा मार्चरी में। उसके बाद मुझे शक हुआ और मैं सारे जगहों को एक दूसरे से कड़ी को मैंने जोड़ना शुरू किया। मैं खिड़की को, बच्चे की बॉडी को और जो खून था, तीनों को मैं एज ए ह्यूमन बींग्स, एज ए पिता, मैं तीनों कड़ी को जब जोड़ा तो मुझे नहीं कहीं से भी देखने से ये लगा कि वो 9th फ्लोर से गिरा हुआ बॉडी है, उस खिड़की से घुसा हुआ बॉडी है और उस 9th फ्लोर से गिरा हुआ बच्चे का, 70 किलो का बच्चे का वो खून है। जब आप कॉलेज कैंपस पहुंचे, जहां हॉस्टल है, वहां पर क्या कुछ संदिग्ध परिस्थितियां आपको दिखी जिसको देख करके आप इसे हत्या बता रहे हैं? सर जैसे मान लीजिए कि जब बच्चा गिरा
बच्चा गिरा तो सबसे पहले एक मानवता के नाते आप हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, लेकिन वहाँ मेरे बच्चे को सबसे पहले हॉस्पिटल नहीं लेके गया गया। उस पूरी बिल्डिंग से मेरा बच्चा किस फ्लोर से गिरा है, किस कमरे से गिरा है, ये कैसे पता चला, पहला चीज़। दूसरा चीज़, बच्चा गिरा तो पहले उसके पिता को फ़ोन करना चाहिए था, पिता को फ़ोन नहीं किया गया। उसके बाद दूसरा, पुलिस को फ़ोन करनी चाहिए था, पुलिस को भी फ़ोन नहीं किया गया। सीधे वो भगवान थे कि उनको जानकारी हो गई कि 9th फ्लोर से ही बच्चा गिरा है और 927 नंबर रूम से ही गिरा हुआ है। ये लोग उसके कमरे में चले गए। कमरा में बच्चा फांसी लगा करके मरा, देहांत नहीं किया था। यदि फांसी ही जब नहीं लगाया था तो उसके रूम को मास्टर की लगा करके खोलने की क्यों ज़रूरत पड़ी। मैं वहाँ देखा कि बच्चे की दरवाज़ा की मतलब वो छिटकिली नहीं था। बच्चा यदि कमरे में सो रहा है तो वो छिटकिली लगा करके वो नहीं सो सकता है। वहाँ जो उसकी चाबियाँ जो है, मतलब पूरे हॉस्टल की चाबियाँ जो हैं खुले में एक बक्से में वहाँ वो रखी रहती है सबसे नीचे। कोई भी आदमी या कोई भी हॉस्टल का बच्चा वो चाबी वहाँ से किसी भी कमरे का लेकर करके और वो हॉस्टल का रूम कमरे का दरवाज़ा वो खोल सकता है, क्योंकि जब बच्चा छिटकिली ही नहीं लगाएगा और मास्टर की खुले में रखा हुआ है, कोई जा करके वो कमरे को खोल सकता है। तो मास्टर की ले आकर करके मेरे बच्चे के कमरे को खोल दिया गया और वहाँ जो है सारे साक्ष्य मिटा दिए गए। जब फॉरेंसिक टीम के साथ मेरे रिलेटिव वगैरह गए। मेरा एक सवाल है यहाँ पर जी। पहले, आप जब बेंगलुरु पहुंचे, जी अपने बच्चे के शव को आपने देखा, उसके बाद आप बता रहे हैं कि आप कैंपस भी गए, जी हॉस्टल कैंपस गए, आपने बच्चे के रूम तक आप गए और उसके बाद सभी चीज़ों को आपने जो है देखने के बाद ये आकलन किया कि परिस्थितियां जो है संदिग्ध लग रही हैं। जी। आपके जाने के पहले हॉस्टल प्रशासन के द्वारा, कॉलेज प्रबंधन के द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दे दी गई थी? स्थानीय पुलिस मौके पर थे? सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पुलिस को बहुत विलम्ब से सूचना दिया गया। मुझे नहीं लगता है कि जब बॉडी वहाँ गिरा हुआ था उस समय वहाँ पुलिस पहुँची है। मैं जब हॉस्पिटल में गया, वहाँ मैंने देखा कि पुलिस की उपस्थिति थी। पुलिस वहाँ खड़ी थी और पुलिस को ये लोग अपने अनुसार जो है वो तोड़-मरोड़ करके पेश कर रहे हैं कि बच्चे का नंबर कम है। और सारी फाइल सोचिए कि 12 बजे के करीब वो पूरे इतिहास भूगोल के बच्चे का लेकर के वहाँ पहुँचे थे। पूरी उनकी टीम लगी हुई थी उस हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए कि बच्चे का नंबर कम आया था, 5.25 आया था। बच्चे का अटेंडेंस कम था। मेरा बच्चा हॉस्टल में 30 दिन रह रहा था। मेरे बच्चा फर्स्ट ईयर पास किया, सेकंड ईयर पास किया, थर्ड ईयर पास किया, तीनों ईयर पास किए थे। थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर पास किया, तब वो फोर्थ सेमेस्टर में गया था। फोर्थ सेमेस्टर का फाइनल अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था। कॉलेज का ये कहना कि नंबर कम था, ये मुझे लगता है कि आपके न्यायोचित है। बेटे ने कभी आपको फ़ोन करके ये सभी चीज़ों की जानकारी दी थी कि उनके नंबर कम आए हैं या फिर वो इस कारण से अवसाद में है या फिर ऐसा कुछ? सर, 5.25 नंबर जहाँ तक मैं जानता हूँ 10 सीजीपीए का नंबर होता है। 5.25 मतलब 52.5% नंबर था। 52.5% नंबर से मुझे नहीं लगता है कि किसी को अवसाद होगा या किसी को क्या ये दिक्कत होगी, क्योंकि जो भी कोई भी बच्चा है, जितना उसने पढ़ाई किया, जितना उसने लिखा, उसके अनुसार उसको नंबर मिला। 52.5% नंबर आने से कोई बच्चा यदि सुसाइड कर लेता है तो मैं ये कॉलेज, मणिपाल कॉलेज जो है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल का वो इतिहास भूगोल जो है वो मीडिया के सामने रखे कि कितने लोगों का 5.25 या उससे नीचे नंबर आया है और कितने बच्चे ने आत्महत्या किया है। मैं कॉलेज से पूछना चाहता हूँ। यदि वो कह रहे हैं कि यदि नंबर कम आने से बच्चे ने सुसाइड किया है, आत्महत्या किया है, तो कॉलेज सबसे पहले मुझे ये बताएं, रिटेन में बताएं या मीडिया को सामने बताएं या और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको ये बताएं कि पिछले 5 साल में कितने इस नंबर के कितने बच्चे का नंबर आया और किसने सुसाइड किया। मेरा एक सवाल है यहाँ पर, चूँकि आप रैगिंग की भी बात कर रहे हैं कि रैगिंग करके मेरे बेटे लक्ष्य की हत्या कर दी गई। क्या कभी आपके बेटे लक्ष्य ने कभी आपको फ़ोन किया या आपसे कभी इस बारे में ज़िक्र किया कि कॉलेज में उसे जो है उसके सीनियर्स के द्वारा परेशान किया जा रहा है या किसी तरह से वो परेशानी में है? देखिए, जब इंजीनियरिंग का बच्चे स्टूडेंट जब होते हैं
तो बहुत सारी ऐसे बातें बताते नहीं, अपने गार्जियन को बताते नहीं हैं। दूसरी बात है, डेली हमारा इकलौता बच्चा था, हम लोग डेली बातचीत हम लोग करते थे, कभी कभी उस टाइप की बात नहीं हुई। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कॉलेज प्रशासन से, मेरे बेटे का वहाँ खेत की कोई लड़ाई तो थी नहीं, कोई पैसे की लड़ाई तो वहाँ नहीं थी। वो बच्चा पढ़ने के लिए गया था, माता पिता अपना पेट काट कर करके साल का 8 लाख रुपया मैंने मणिपाल को दिया है। 2 साल में हमने लगभग 8-8, 16 लाख रुपया हमने कॉलेज प्रशासन को दिया है, उसकी उज्जवल भविष्य बनाने के लिए। बच्चा यदि वो गिरा है या उसकी हत्या की गई है, तो इसमें कॉलेज प्रशासन का 100% योगदान है, या उनकी भूमिका है, या कुछ ना कुछ मामले को छिपा रहे हैं। बच्चा कैंपस के अंदर उसकी हत्या हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि वार्डन की नियुक्ति किस लिए होती है? वार्डन को जो पैसा दिया जाता है वो कहीं ना कहीं गार्जियन से लेकर के वार्डन को पैसा दिया जाता है। जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है उनको भी पैसा गार्जियन से लिया हुआ ही पैसा देता है। कॉलेज हॉस्टल अपने मतलब कॉलेज प्रशासन अपने पॉकेट से पैसा नहीं देता है, ये कम से कहीं ना कहीं बच्चे के माता पिता से लेकर के उसको पैसा दिया जाता है। वार्डन ने क्या सुरक्षा किया, क्या देखा, सिक्योरिटी गार्ड ने क्या देखा? कहीं ना कहीं जो है उसकी रैगिंग करके ही हत्या की गई है। आप जब कॉलेज पहुंचे वहाँ पे, जब आपने हॉस्टल देखा, सभी चीज़ें देखी, प्रबंधन पर जब आपने सवाल उठा दिया, उसके बाद प्रबंधन ने क्या कुछ साक्ष्य आपको दिखाए, क्या सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाया गया? प्रबंधन ने ना मुझसे कोई बातचीत की, ना पिछले 3 महीने में मुझे कोई फ़ोन आया। प्रबंधन की तरफ से मेरे साथ कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ मैं उस दिन, जिस दिन मैं गया, मेरे बच्चे की हत्या की गई और हॉस्पिटल में था, उसी दिन मैंने देखा कि उनकी टीम लगी हुई थी। जब तक बच्चे का बॉडी था तब तक वो लोग आगे पीछे घूमते रहे। बच्चा को हम लोग 100 को हम लोग जब जला दिए, उसके बाद कोई पूछने नहीं आया, क्योंकि बच्चा जो था उसकी पोस्टमार्टम हो गई थी। मैं दोबारा हम लोग पोस्टमार्टम के लिए मांग नहीं कर सकते थे या कुछ और कुछ नहीं कर सकते थे। जब बॉडी ही जल गई तो लोग समझ गए कि हाँ अब ये मामला ख़त्म है। उसके बाद पिछले 3 महीने में हम लोग से आज तक पूछने भी नहीं आए हैं वो लोग, ना कोई फ़ोन आया है मेरे पास बेंगलोर कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन का। आपने, चूंकि आप हत्या का आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में क्या आपने थाने में शिकायत की है? 7 तारीख को जब मैं बेंगलोर पहुंचा, 7 तारीख को मैं थाने में जाकर करके FIR लॉन्च करवाया। मैंने साफ साफ उसमें मर्डर का जिक्र किया है। उसमें हमने ये जिक्र किया है कि खिड़की का वो साइज नहीं था। फिर हमने उसमें जिक्र किया है कि बॉडी का वो जो बॉडी हमने देखा उसमें कहीं से भी नहीं लग रहा था कि 9th फ्लोर से गिरा हुआ है, और जो वहाँ गिरे खून थे, उस तीनों चीज़ का हमने उस पहला जो FIR किया, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो पुलिस को दिया, उसमें हमने तीनों का जिक्र किया। फिर मैंने एप्लीकेशन हमने दिया। जब हम फॉरेंसिक टीम के साथ गए, मेरे रिलेटिव गए, और वहाँ जब कॉलेज के लोग के साथ में थे, पुलिस भी, फॉरेंसिक टीम पुलिस की थी, तो मुझे ये पता चला, रिलेटिव ने वहाँ चादर और तकिया का खोल नहीं था। मेरे रिलेटिव ने पूछा कि सर तकिया का खोल और चादर नहीं है बच्चे का। तो पीछे से एक सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि हम बच्चा जब गिरा तो हम लोग 9th फ्लोर पर आए, मास्टर की लेकर के कमरे को खोला, और उसके बाद हम लोग यहाँ से चादर लेकर के गए और नीचे बॉडी लेकर के हॉस्पिटल गए। इतनी बड़ी कॉलेज है, 16 लाख रुपया हमने दिया था बच्चे की एडमिशन के समय में, 2 साल में। क्या मणिपाल के पास एक फर्स्ट फ्लोर पर चादर नहीं था? उनके कैंपस में क्लिनिक है। कहना चाह रहे कि जब फॉरेंसिक टीम वहाँ पर जांच के लिए पहुंची तो लक्ष्य मिश्रा जिस रूम में थे, उस रूम में चादर और तकिए का खोल मौजूद नहीं था, और और उसी तकिए, माफ करिएगा, उसी चादर से लक्ष्य की बॉडी को लपेट करके हॉस्पिटल ले जाया गया था। मैं नहीं बोल रहा हूँ, जब फॉरेंसिक टीम थी उसके पीछे से सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि हम जब बच्चा गिरा तो हम लोग 9th फ्लोर पर आए और उसके बाद यहाँ से चादर लेकर के गए और उसमें बॉडी लेकर के गए। ये फॉरेंसिक टीम के रिकॉर्डिंग में ही मामला है। जब नेक्स्ट डे हम लोग एप्लीकेशन हमने दिया, उस एप्लीकेशन में हमने ये जिक्र किया है कि फॉरेंसिक टीम के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि चादर और तकिया चादर हम लोग बच्चा जब गिरा तो हम लोग 9th फ्लोर पर आए, मास्टर की से हमने कमरे को खोला और उस चादर में हम लोग बच्चे को हॉस्पिटल लेकर के गए। ये वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड ने बोला और वहाँ फॉरेंसिक टीम के साथ वहाँ सामने बोला और उसकी रिकॉर्डिंग में ये बातें हैं, और हमने जो सेकंड एप्लीकेशन दिया उसमें इस चीज़ों का जिक्र हमने किया है। बिल्कुल। तो क्या आपकी शिकायत जब आपने की है
उसके आधार पर हत्या का मामला दर्ज हो गया है? नहीं सर, अभी तक इस 3 महीने से ज़्यादा गुजर गए, अभी तक हत्या का मामला ही 302 जो हत्या का मामला है उन पुलिस ने जिक्र नहीं किया। अभी शुरू से ही पुलिस का जो रवैया था वो कॉलेज के पक्ष में था। मैं बोल रहा था पूरब, वो बोल रहे थे पश्चिम। मैं बोल रहा था कि इस खिड़की में बच्चा घुस नहीं सकता है। वहाँ की जो टीमें थी वो कह रहे थे कि ऐसे मोड़ करके घुस गया होगा, वैसे मोड़ करके। मेरा बेटा कोई कागज नहीं था, कोई कपड़ा थोड़े ही था कि उसको मोड़ कर करके मुट्ठी में लेकर के उसको हम खिड़की से बाहर हम फेंक देंगे हम। शुरुआत में जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि इस मामले को लेकर के आपने बेंगलुरु की सरकार, वहाँ के विधायक, सांसद के साथ ही जो है झारखंड के भी तमाम नेताओं को से पत्राचार किया है। क्या कुछ बातें हुई? क्या कुछ आपने जो पत्र दिया है उसका जवाब मिला है कुछ कहीं से? सर, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र दिया, महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र दिया, गृह मंत्री जी को दिया, रक्षा मंत्री को दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है उनको मैंने पत्र दिया। मैं माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी को पत्र दिया। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के राज्यपाल को पत्र दिया। मैं जमशेदपुर के जो हमारे स्थानीय विधायक शरीर राय जी, उनसे मैं जा कर के मैं और मेरी वाइफ दोनों जा कर के उनसे मिले, उनको आवेदन दिया। आवेदन की रिसीविंग मेरे पास है। मैं सांसद के पास गया, उनको मैंने एप्लीकेशन दिया। मैं पूर्वी जो इस जमशेदपुर में 2 विधायक हैं, एक पूर्वी और पश्चिमी, मैं दोनों विधायक के पास गया, दोनों विधायक से मैंने आवेदन दिया है। मैं बेंगलोर के स्थानीय शासक, लोकल सांसद, वहाँ के नियरेस्ट में जितने भी विधायक हैं, लगभग 20 के करीब विधायक हैं, सारे विधायक को मैंने पत्र दिया। वहाँ चीफ मेट्रोपॉलिटन को दिया। मैं पुराने मुख्यमंत्री और नए मुख्यमंत्री दोनों को पत्र दिया। मैं राज्यपाल को पत्र दिया। मैं विपक्ष के नेता को पत्र दिया। मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मैंने पत्र दिया। मैं सारे लोग को पत्र मैंने दिया है, लेकिन सिर्फ एक मानव अधिकार को ही मेरी बातों पर दया आई और उन्होंने मेरे मुद्दे को उठाया। और मैं आदरणीय जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उनके कार्यालय का शुक्रगुजार हूँ कि एक अकेले मेरे इकलौता बच्चा की देहांत हुई है और उन्होंने मेरी आवेदन पर विचार किया और संबंधित विभाग को उन्होंने पत्र दिया है कि कोई भी चीज़ की जानकारी मुझे उपलब्ध करवाई जाए। राष्ट्रपति के पत्र की बात कर रहे हैं आप, माफ़ करिएगा, राष्ट्रपति सचिवालय से जो पत्र जो जारी हुआ है उसमें दिया गया है कि संबंधित प्राधिकार जो है वो कार्रवाई करते हुए याचिकाकर्ता को उस कार्रवाई से अवगत कराने के लिए कहा गया है। किस प्राधिकार को पत्र भेजा गया है, इसकी कोई जानकारी आपके पास है? सर, उसकी जानकारी नहीं है। महामहिम ने मेरे आवेदन पर विचार कर लिया, उनकी कार्यालय ने मुझे पत्र दिया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी सुकून है कि इतने लोगों को मैंने पत्र दिया। मतलब मैं 3 महीने से हर जगह मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि मैं इतने लोगों को पत्र दिया, इन लोगों को पत्र दिया, लेकिन मैं महामहिम के कार्यालय का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक जिसके पिता के इकलौता बच्चा की हत्या हो गई है, कम से कम मेरे आवेदन पर विचार करके एक मुझे कागज दे दिया इस सुकून के लिए कि कम से कम वो कार्यालय जो है मेरे बच्चे के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी सुकून की बात है। और मैं एक मानव अधिकार जो है उसने मेरे बातों पर विचार किया और उन्होंने संबंधित विभाग को, कॉलेज को और कमिश्नर साहब को उन्होंने पत्र निर्गत किया है। इतने लोगों के पत्र देने के बाद सिर्फ 2 ही जगह से मुझे जवाब प्राप्त हुआ है, नहीं तो अभी तक न मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय से, न स्थानीय विधायक से, न सांसद से, किसी से मेरे पास कोई भी न 2 बोल मुझे सुकून के प्राप्त हुए, न मेरे पास कोई आया कि हाँ आपकी बच्चिया की हत्या हुई है, मैं दुखी हूँ। लेकिन मेरे पास ना कोई पत्र का रिस्पॉन्स आया, ना मेरे पास कोई आया मेरे दुख में मेरे साथ कोई भागीदार नहीं रहा। क्या कुछ आरोप है अंत में आपका और क्या मांग कर रहे हैं? सबसे पहले मैं कॉलेज से मेरी मांग है कि आप पिछले 5 साल का जो मेरे बेटे पर आरोप लगा रहे हैं कि नंबर कम आने के चलते उसने आत्महत्या किया है, तो सबसे पहले जिसने ये प्रमाण पत्र दिया कि पूरे कॉलेज सुरक्षित है, खिड़कियां से लेके दरवाजा तक सुरक्षित है, क्योंकि हजारों माताओं के बेटे जो है उसमें पढ़ते हैं। सब अपने अपने एक सारे बच्चे अकेले रहते हैं, किस किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो बच्चे ही समझ सकते हैं। तो जो प्रमाण पत्र पहले दिया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया कि हॉस्टल सुरक्षित है, क्योंकि यदि उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया कि हॉस्टल सुरक्षित है
तो मेरा बच्चा उस खिड़की में से घुस ही नहीं सकता है। जब खिड़की में वो घुस ही नहीं सकता है तो ये सरासर गलत आरोप माहे मणिपाल की है कि मेरे बच्चा जो है उस खिड़की से घुस सकता है। मैं वहाँ के जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग से या डीजीपी महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि सर, सबके बच्चे बच्चे होते हैं बहन, मेरे बच्चा भी बच्चा है, मेरा इकलौता बच्चा है, वो चला गया, कम से कम उसके जाने के बाद उसकी हत्या का केस तो दर्ज कर दीजिए, क्योंकि मैंने लिख करके दिया है कि उसकी हत्या की गई है और आज तक आपने हत्या का केस दर्ज नहीं किया है। जब हत्या का केस ही दर्ज नहीं किया है, कॉलेज के हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि उसने आत्महत्या किया है। मैंने जब हत्या लिखा है तो फिर आत्महत्या का केस कैसे चला रहे हैं, किसके कहने पर आप चला रहे हैं? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं माहे मणिपाल की जो अपनी शक्ति है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी तरफ पुलिस की झुकाव है। 3 महीने गुजर चुके हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला है। अब मुझे बेंगलोर पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया है कि वो सही ढंग से जांच कर रहे हैं। इसलिए नहीं जांच कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कॉलेज का प्रभाव है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री, जो बेंगलोर के मुख्यमंत्री है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, सर, मेरा इकलौता बच्चा मर गया है, मेरा निवेदन है कि सर सीबीआई जाँच करवाई जाए। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से निवेदन करूंगा कि सर, वो झारखंड का बेटा था, होनहार बच्चा था, कहीं ना कहीं आगे बढ़ता तो आपका नाम रोशन करता, इस राज्य का नाम रोशन करता। सर, आप सीबीआई के लिए रिकमेंड करें। मैं स्थानीय सरयू राय विधायक से निवेदन करूंगा कि सर, आप बुजुर्ग हैं, आप हमारी व्यथा को समझिए और विधानसभा का सेशन जब स्टार्ट होता है तो आप मेरे बच्चे का मामला उठाएं। मैं स्थानीय सांसद से भी निवेदन करूंगा कि जब लोकसभा का सेशन स्टार्ट होता है, मेरा बच्चा है वो इंजीनियरिंग का छात्र रहा है और दूसरे स्टेट में जा करके उसकी हत्या की गई है, रैगिंग करके हत्या की गई है। सारे हम लोग जो है, झारखंड हो या किसी भी स्टेट के बच्चे गार्जियन है, वो अपने बच्चे को दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं कि वो पढ़ाई करेगा, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ उस बच्चे की घटना हो जा रही है। तो सर, आप संज्ञान लीजिए। मैं देश के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि सर, आप मेरे बच्चे को न्याय दिलाने में मेरी मदद करें, क्योंकि आप पर बहुत विश्वास है, पूरे भारत देश की विश्वास है। मैं एक देश का नागरिक हूँ, इसके नाते मुझे आप पर विश्वास है। मैं चाहूँगा कि सर सीबीआई की जांच करवाई जाए कि मेरा बच्चा तो चला गया, वो लौट करके नहीं आएगा, लेकिन उसकी कैसे हत्या की गई है, कम से कम ये मुझे जानने का अधिकार है। 3 महीने से मुझे FIR हत्या की केस नहीं की गई है, अभी तक मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला है। मैं वहाँ कांग्रेस की सरकार है, मैं राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से भी मैं निवेदन करूँगा कि सर, मेरे इकलौते बच्चे की उस कॉलेज में रैगिंग करके हत्या की गई है, कम से कम आप कुछ ध्यान दीजिए कि मेरे बच्चे की हत्या के 302 का केस चले। आपकी सरकार है, वहाँ सर मेरे बच्चे के साथ न्याय हो और मुझे न्याय से अवगत करवाया जाए। ये अंजनी कुमार मिश्रा थे, जिस बच्चे लक्ष्य मिश्रा की मौत हुई है उनके पिता थे। और साफ तौर पर जो पिता पिछले 2 सालों से हर साल 8 लाख रुपए कॉलेज प्रबंधन को अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए दे रहा था, जब कॉलेज प्रबंधन द्वारा बताया गया कि उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली है, इसके बाद जब वे बेंगलुरु पहुंचे और वहां पर जाने के बाद जब सभी परिस्थितियों से वे अवगत हुए और जब उन्हें संदिग्ध स्थिति दिखी और इसके बाद जब उन्होंने प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाया, अपने बेटे लक्ष्य मिश्रा की जो आत्महत्या की बात कही जा रही थी उसे हत्या करार देने को लेकर के उन्होंने 302 की धारा के तहत केस दर्ज करने का अनुरोध किया। लेकिन इसके बावजूद लगातार जो अंजनी कुमार मिश्रा हैं, ये विभिन्न जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे की मौत के मामले को लेकर के जांच कराई जाए और इस मामले पर सीबीआई जांच हो। ऐसे में अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in